नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र पूर्वालोकन के प्राचीन इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में। इस चैप्टर का हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया है आज सुबह के लेक्चर में, जिसमें हमने 74 यानी कि 74 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो जाहिर सी बात है, इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से करने जा रहे हैं और यह इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा। तो चूंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आइए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा, लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन या फिर डी उत्तर मीमांसा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 में हमने देखा था कि कपिल मुनि जो है वह सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या फिर प्रतिष्ठापक आचार्य हैं और इनके द्वारा सांख्य सूत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर भी सेम पूछा जा रहा है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है, तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि के द्वारा या महर्षि कपिल के द्वारा किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है कि सांख्य दर्शन का यह मानना है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, कोई भी ब्रह्म कारक या फिर बाह्य प्रभाव इसका कारण नहीं है। ठीक है, बाकी सांख्य दर्शन पुनर्जन्म एवं आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसका मानना है इस दर्शन का कि अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है और विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय, उनसे यानी दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन एक है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कथन दो है कि कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। ऑप्शन है आपके पास ए कथन एक एवं कथन दो दोनों सही हैं, बी कथन एक गलत लेकिन कथन दो सही है, सी कथन एक एवं कथन तीन दोनों ही गलत है। कथन तीन नहीं है, कथन दो होगा। तो फिलहाल आप इसी में से बता दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दो के दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि कपिल मुनि जो है वह सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, तो जाहिर सी बात है यह सबसे पुराने आचार्य होंगे। इसके अलावा सांख्य दर्शन का मानना है कि जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन यानी कि सांख्य दर्शन युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। आपसे फिर से बता दे रहा हूँ कि सांख्य दर्शन पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार करता है और अज्ञानता को ही समस्त दुखों का कारण मानता है। और सांख्य दर्शन का मानना है कि दुखों का उपाय जो है या दुखों से मुक्ति का जो एकमात्र उपाय है वह है विवेक ज्ञान। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, योग दर्शन के प्रतिपादक आचार्य पतंजलि हैं और इनके द्वारा जो है योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सांख्य दर्शन के प्रतिपादक
कपिल मुनि के द्वारा सांख्य सूत्र की रचना की गई थी। देखिए वैसे तो भारत में योग जो है वह आदिकाल से ही विद्यमान था। उपनिषदों, महाभारत, भगवत गीता, जैन, बौद्ध आदि मतों में योग के बारे में या योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में बात की गई है, लेकिन सॉरी, सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया और इसीलिए योग को पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि योग के आविष्कारक थे, तो डायरेक्ट आंसर पे चलें, ऑप्शन नंबर सी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ए अनुस्मृति, बी प्रत्याहार, सी ध्यान, डी धारणा, ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अष्टांग योग में अनुस्मृति नहीं आता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में पहले अष्टांग योग कौन कौन से हैं यह जान लीजिए आप लोग। देखिए महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी, उन्होंने अपने योग सूत्र में अष्टांग योगों के बारे में बताया था और ये 8 अंग यानी कि योग के 8 अंग हैं। और कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कौन कौन से हैं अष्टांग योग में? कौन कौन सा योग शामिल है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, यह सभी अष्टांग योग हैं जिनका प्रतिपादन योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया था। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है, यानी इन्होंने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के, डी चंद्रगुप्त प्रथम के। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे महर्षि पतंजलि और इनके द्वारा जो है महाभाष्य लिखा गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का काल कब से कब तक का था? तो यह था 184 से लेकर के 148 ईसा पूर्व का। नेक्स्ट, नव्य न्याय संप्रदाय या स्कूल के संस्थापक कौन थे? ए रघुनाथ शिरोमणि, बी गंगेश, सी श्रीधर या फिर डी उदयन। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी और डी दोनों में से कोई भी आप टिक कर सकते थे, यानी गंगेश या उदयन किसी को भी आप टिक कर सकते हैं। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक के बारे में अगर आता है प्रश्न, और ये दोनों ही यदि विकल्पों में रहते हैं अथवा इनमें से कोई एक रहता है तो जाहिर सी बात है आपको उसी के साथ जाना होगा। देखिए मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को, ध्यान दीजिएगा, उदयन या उदयनाचार्य की रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक इसी कारण से उदयन को नव्य न्याय संप्रदाय या फिर दर्शन का वास्तविक संपादक मानते हैं या संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारकों ने गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, उसको इसका संस्थापक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? ए कपालिक संप्रदाय वालों की, बी नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, सी आजीविकों की या डी चारवाकों की। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, चारवाकों की यह उक्ति है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, ऋण लो और घी पीते रहो, इसके बाद मरने के बाद दोबारा कहाँ यहाँ आगमन होगा। देखिए, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ठीक है, देखिए भारतीय दर्शन में चरवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन यानी कि चारवाक दर्शन का आदर्श है
सेम वही कथन यहाँ पर रिपीट किया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक सेकंड रुकिए जरा, ये अचानक खांसी इतनी ज़्यादा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ए जैन, बी चारवाक, सी बौद्ध या फिर डी सांख्य। क्या है ना, लगातार बोलते रहने पे, आजकल मौसम देख ही रहे हैं आप कैसा हो रहा है। अभी यहाँ बारिश हो रही थी, तो लगातार बोलते रहने से थोड़ा सा खांसी आ जाती है। फिलहाल चलिए, बोलना तो है ही है लगातार। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चरवाक दर्शन केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है, यानी जो दिखता है उसे ही मानता है चारवाक दर्शन। थोड़ा सा यहाँ पर प्रमाण शब्द पर ध्यान दीजिएगा और फिर चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, विभिन्न दर्शन जो है विभिन्न प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, तो इनको आप आराम से देखिए, इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। सबसे पहले बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय जो है वह केवल दो प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। कौन कौन सा संप्रदाय? बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय केवल दो प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। वहीं बात अगर करें जैन, सांख्य, योग, विशिष्टाद्वैत दर्शन की, तो ये जो है प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अलावा एक अन्य प्रमाण को स्वीकार करते हैं और वह है शब्द प्रमाण। ठीक है, जैन, सांख्य, योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन तीन प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को। वहीं बात करें अगर न्याय दर्शन की या फिर न्याय के क्या कहते हैं न्याय दर्शन की, तो यह जो है चार प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है। कौन कौन से? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ठीक है, न्याय दर्शन चार प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। वहीं बात करें अगर प्रभाकर मीमांसा की, तो वह इन चारों प्रमाणों यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान के अलावा अर्थापत्ति प्रमाण को भी स्वीकार करती है। वहीं अगर बात करें भट्ट और अद्वैत वेदांत दर्शनों की, तो यह जो है इन पांचों प्रमाणों के अलावा यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति के अलावा अनुपलब्धि प्रमाण को भी स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से इतने तरीके के प्रमाण हमारे भारतीय दर्शनों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चूँकि इनमें से एक विशिष्ट था और वह था चारवाक दर्शन, जो कि केवल और केवल एक प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, तो अपवाद होता है चारवाक दर्शन यहाँ पर। और चूँकि अपवाद है तो प्रश्न आ गया, तो ध्यान रखिएगा। अगली बार भी जब प्रश्न आएगा तो बहुत उम्मीद है कि चारवाक दर्शन ही आ सकता है कि वह कौन से प्रमाण को स्वीकार करता है। आपको बता देना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को चारवाक दर्शन स्वीकार करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, लेकिन औरों के बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष, ई भक्ति। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। चारवाक दर्शन देखिए सर्वोच्च मूल्य जो है वह काम को स्वीकार करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए तो और अच्छे समझेंगे। देखिए, चारवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चार पुरुषार्थों में से कौन कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो इन चार पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। चारवाक दर्शन के अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चारवाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है, और वहीं चारवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य शारीरिक नहीं इंद्रियों के सुख से है। ठीक है, अर्थ क्या है? तो अर्थ जो है चारवाक के अनुसार सुख प्राप्ति का मात्र साधन है। ठीक है, साध्य नहीं। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम के द्वारा।
या इसका प्रवर्तन किया था महर्षि गौतम ने। ठीक है, गौतम का एक अन्य नाम अच्छपाद भी है। ठीक है, न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम के द्वारा रचित न्याय सूत्र है। जैसे पतंजलि ने योग सूत्र रचा था और महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र रच करके सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय सूत्र की रचना करके न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया गया था। ठीक, वहीं नव्य न्याय का प्रवर्तन किसने किया था? उदयन और बताइए गंगेश ने। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के संस्थापक, तो डायरेक्ट आंसर पे चलें, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ सेम प्रश्न है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए न्याय दर्शन का प्रवर्तक है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऑप्शन ए महर्षि गौतम या अच्छपाद थे। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट दी हुई, तो इस पर ध्यान दे दीजिएगा आप लोग एक बार। न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया था। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल के द्वारा किया गया था। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन महर्षि कणाद के द्वारा किया गया था। और वहीं मीमांसा का प्रतिपादन जो है यह जैमिनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, मीमांसा या यहाँ पर यह पूर्व मीमांसा कहना चाह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, मीमांसा के प्रणेता थे ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र या फिर डी जैमिनी। तो अभी अभी ऊपर देखा, मीमांसा के प्रणेता या मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वे थे महर्षि जैमिनी। नेक्स्ट, नीचे सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ दर्शनों की सूचियाँ हैं और दूसरी तरफ उन दर्शनों में मोक्ष प्राप्त करने के तरीके क्या हैं यह दिया हुआ है और इनको आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है न्याय दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, ऑप्शन बी है मीमांसा दर्शन आत्मज्ञान, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, ऑप्शन डी है वेदांत दर्शन तार्किक चिंतन। कूट है ए 2 4 1 3, बी 4 3 1 2, सी 1 4 2 3, डी 3 4 1 2। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। ठीक है, एक बार दूसरी पेन लेकर के आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए न्याय दर्शन में क्या बताया गया है मोक्ष प्राप्त करने का तरीका। न्याय दर्शन आपको पहले ही बताया गया ना, तर्क पर विचार करता है, यानी कि तार्किक चिंतन बताया गया है न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के तरीके को। वहीं नेक्स्ट यानी कि अगली पेन हमारी जो होगी वह पहुँचेगी मीमांसा दर्शन पर, और मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठानों को बताया गया है, मोक्ष प्राप्ति के तरीकों को बताया गया है वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से। नेक्स्ट सांख्य दर्शन में बताया गया है क्या, बताइए, वास्तविक ज्ञान के अभिग्रहण को बताया गया है मोक्ष प्राप्ति का तरीका। वहीं सबसे अंत में वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान को बताया गया है मोक्ष प्राप्ति का तरीका। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का तरीका बताया गया है। निश्चिंत रहिए, एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी हुई है। देखिए न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का तरीका तार्किक चिंतन बताया गया है। मीमांसा दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का तरीका वैदिक अनुष्ठानों को करना बताया गया है। सांख्य दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का तरीका वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण या फिर स्वीकार करना बताया गया है या प्राप्ति करना बताया गया है। वहीं वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान को बताया गया है मोक्ष प्राप्त करने का तरीका। नीचे एक छोटी सी लिस्ट दी हुई है षड दर्शनों के बारे में और उनके प्रवर्तकों के बारे में। इसको भी हम लोग जान लेते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर यह षड दर्शन है क्या। तो देखिए वेदों को मान्यता देने के कारण इन 6 के 6 दर्शनों को षड दर्शन कहा गया है। ठीक है, देखिए बात करते हैं सबसे पहले दर्शन की, यानी कि न्याय दर्शन की। इसके प्रवर्तक गौतम हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक उलूक कणाद मुनि हैं। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ उलूद देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर कणाद देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और सबसे अंत में योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। इसी प्रकार से एक शब्द वेद त्रयी आता है और एक शब्द प्रस्थान त्रयी आता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी बात हुई है हमारी।
नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से या डी वैशेषिक से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। कर्म का सिद्धांत जो है वह मीमांसा से संबंधित है और मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन इसका। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे यानी कि मीमांसा को पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट जी हैं और इनकी गणना भारतीय दर्शन के बहुत बड़े आचार्यों में की जाती है और इन्होंने अपने तर्कों से बौद्ध धर्म और दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की। ठीक है, कुमारिल भट्ट जो है वे मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके द्वारा जो है तर्कों के माध्यम से बौद्ध धर्म तथा उसके दर्शन का खंडन करते हुए वैदिक धर्म और उसके दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की गई थी। इस कारण कुमारिल भट्ट को पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला भी माना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी न्याय या फिर ई योग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मीमांसा दर्शन का मानना है कि वेद जो हैं वे शाश्वत सत्य हैं। देखिए, मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया। ध्यान दीजिएगा, पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। वहीं उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत दर्शन में वेद के ज्ञान कांड वाले भाग पर विचार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है ए चारवाक से, बी जैन से, सी बौद्ध से या फिर डी मीमांसा से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अपूर्व का सिद्धांत जो है वह मीमांसा से संबंधित है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखिए तो आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, अपूर्व का मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक या अतिलौकिक कड़ी है। अलौकिक क्या होना चाहिए था, अतिलौकिक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, देखिए, मीमांसा दर्शन में यह बताया गया कि एक अदृश्य शक्ति है जो कर्म और उसके परिणाम के बीच की कड़ी है और इसी कड़ी को कहा जाता है अपूर्व। ठीक है, अपूर्व का शाब्दिक अर्थ तो आपको पता ही है कि कोई नई वस्तु जो पहले से नहीं जानी गई अथवा जो पहले नहीं थी। ठीक है, क्या है अपूर्व, किसमें दिया हुआ है, तो मीमांसा दर्शन में है अपूर्व। और एक काल्पनिक शक्ति है जिसको माना जाता है मीमांसा दर्शन में कि यह कर्म और उसके परिणाम के बीच की एक कड़ी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए योग, बी न्याय, सी सांख्य, डी वैशेषिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। वैशेषिक दर्शन के द्वारा जो है भारतीय दर्शन में परमाणु या फिर अणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस दर्शन यानी कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो थे वह थे उलूक कणाद मुनि। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? ए मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत और कापालिक या डी सांख्य और योग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लोकायत जो है या चारवाक दर्शन को बोला जाता है, कापालिक एक शैव संप्रदाय था। ठीक, देखिए, षड दर्शन के भाग आपको बताए गए कि अभी अभी कि मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग जो है यह सभी षड दर्शन के भाग हैं। इनको षड दर्शन इस कारण से कहा जाता है क्योंकि ये जो है वेदों के अस्तित्व या फिर वेदों को मान्यता प्रदान करते हैं। आप इन षड दर्शनों को आस्तिक दर्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके प्रवर्तकों के बारे में भी बात हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट, लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है या फिर इसको आप भौतिकवादी दर्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य,
सी मध्वाचार्य, डी महात्मा बुद्ध, ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो है केरल में जन्मे महर्षि शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी, कौन कौन से भाग हैं प्रस्थान त्रयी में? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। तो शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया और ब्रह्मसूत्र पर भी शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र भाष्य लिखा। ठीक है, ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य के द्वारा एक भाष्य लिखा गया था या टीका लिखा गया था, जिसको ब्रह्मसूत्र भाष्य या फिर शारीरिक शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो डायरेक्ट आंसर पे चलें, अद्वैतवाद कहा जाता है शंकर या शंकराचार्य के दर्शन को। नेक्स्ट, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ए शंकर, बी कपिल, सी रामानुज, डी पतंजलि। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। प्रछन्न बौद्ध जो है वह महर्षि शंकराचार्य या फिर शंकर को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने अद्वैत दर्शन में बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को शामिल किया था, इसी कारण इनको प्रछन्न बौद्ध की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है? एक सेकंड में फिर से पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है? ए ज्ञान, बी कर्म, सी भक्ति, डी योग, ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो मुक्ति है वह प्राप्त या मोक्ष जो है वह सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, ठीक सांख्य दर्शन या फिर बौद्ध दर्शन की तरह। देखिए, अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। अद्वैत वेदांत का मानना है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इन्होंने कहा था अद्वैत दर्शन में शंकराचार्य ने ज्ञानादेव मुक्ति का बात कही थी, यानी कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है और ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अद्वैत वेदांत जो है सभी लोगों को ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं मानता, यानी कि सभी लोगों को मोक्ष मिलेगा ऐसा अद्वैत दर्शन या अद्वैत वेदांत का मानना नहीं है। ठीक है, कि सभी लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। उन्होंने यानी कि अद्वैत वेदांत दर्शन ने यह बताया कि ज्ञान मार्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति का केवल वही अधिकारी है जो साधन चतुष्टय संपन्न हो या साधन चतुष्टय युक्त हो। साधन चतुष्टय के अंतर्गत नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ भोग विराग, समदमादि साधन संपत्ति एवं मुमुक्षत्व आता है। ठीक है, तो ज़रा इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साधन चतुष्टय में सामान्य भाषा में बताइए कि क्या क्या आता है। ठीक, और उसके अलावा देखिए, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन में जो है वह भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानता है, जबकि अद्वैत वेदांत दर्शन में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा साधन चतुष्टय पर। नहीं कमेंट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? गलत भी दे देंगे तब भी मैं सही जवाब दे दूंगा। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? ए शंकराचार्य, बी अभिनव गुप्त, सी रामानुज या फिर डी माधव। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। देखिए, इनका संबंध किसी भी प्रकार से दर्शन से नहीं है। ये तर्कशास्त्री थे और अलंकार के रचयिता थे। ठीक है, फिलहाल आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं जिनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल हैं। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर
इस प्रस्थानत्रयी से कई उप संप्रदाय निकले और इनके कई प्रवर्तक भी हुए, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन था, रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन था और मध्वाचार्य का द्वैतवाद दर्शन था। ठीक, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ दो सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ जो है विभिन्न संवत या फिर विभिन्न प्रकार के कैलेंडर वर्ष दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके शुरुआत के बारे में पूछा जा रहा है और आपको इन सूचियों को सही सुमेलित करना है नीचे दिए कूट के माध्यम से। ऑप्शन है ए विक्रम संवत्सर 3102 ईसा पूर्व, बी शक संवत्सर 320 ईस्वी, सी गुप्त संवत्सर 78 ईस्वी, डी कली संवत्सर 58 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन 5 है कि 248 ईस्वी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है, और कूट तो देख लीजिए, कूट है ए 2451, बी 1324, सी 4523, डी 4321। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 4321। विक्रम संवत की शुरुआत 57 या फिर 58 ईसा पूर्व में की गई थी। अभी हमने इसके बारे में देखा। नेक्स्ट, शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के काल से यानी कि 319 या फिर 320 ईस्वी से की गई थी। और सबसे अंत में कली संवत्सर की शुरुआत 3102 ईस्वी में या ईसा पूर्व की गई थी। नीचे फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर बहुत उल्टा सीधा दिया हुआ है। आप यह जानिए कि विक्रम संवत की शुरुआत जो है वह 57 या 58 ईसा पूर्व में की गई थी और विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है। शक संवत की तिथि जो है वह 78 ईस्वी मानी जाती है। वहीं कनिष्क को शक संवत का प्रवर्तक माना जाता है। वहीं गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 या 320 ईस्वी में की थी। तो कली संवत जो है यह 3102 ईसा पूर्व में माना जाता है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। तीसरा, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। और चौथा, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। कूट है ए पहला एवं दूसरा, बी तीसरा एवं चौथा, सी पहला दूसरा और तीसरा, या फिर डी 1 2 3 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 और 4। विक्रम संवत के बारे में आपको बता दिया गया है, शक संवत के बारे में आपको बता दिया गया है, गुप्त काल के आरंभ या फिर गुप्त संवत के बारे में भी आपको बता दिया गया है। बात करते हैं हम लोग भारत में मुस्लिम युग के शासन की शुरुआत की, तो यह माना जाता है कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान पर, तब जो है भारत में मुस्लिम युग की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ए 601, बी 300, सी 330 या फिर डी 407। सिंपल है, इन्होंने शक वर्ष 465 को आपसे पूछा है कि कितना विक्रम संवत होगा, तो आपको जाहिर सी बात है इसमें 135 जोड़ देना है, आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 है, इसका तुल्य वर्ष है। आपको पहले ही बताया गया, यदि 2021 को शक संवत में पूछा जाएगा तो आप इसमें से -78 कर देंगे, और यदि विक्रम संवत पूछा जाएगा तो आप इसमें +58 या फिर विकल्प में जिस प्रकार रहे 57, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको विक्रम संवत मिल जाएगा प्लस करने पे 2021 में, माइनस करने पे हमको शक संवत मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है,
शक संवत दिया हुआ है और इसका तुल्य वर्ष पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जोड़ेंगे तो 78। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था ए काशी, बी अयोध्या, सी प्रतिष्ठानपुर, डी श्रावस्ती। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का जो मूल स्थान था वह था इलाहाबाद के निकट का प्रतिष्ठानपुरी, यानी कि जो झूंसी है वर्तमान में। देखिए, पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या जो सोमवंश था वह क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, 2 सूर्यवंश और 1 अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशी शासकों का इस मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी संवारन ने या चंद्रवंशी शासक संवारन ने प्रतिष्ठानपुरी, जो कि वर्तमान झूसी इलाहाबाद में है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, या फिर इसकी स्थापना की थी। किसने? चंद्रवंशी शासक संवारन ने झूसी की स्थापना की थी या प्रतिष्ठानपुरी की। नेक्स्ट, मौखरी शासकों की राजधानी डैश थी, ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुरी या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। ठीक है, मौखरी देखिए यह गुप्तों के सामंत थे। ठीक, देखिए मौखरी गुप्तों के सामंत थे। मूलतः मौखरी गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी और इस वंश यानी कि मौखरी वंश के प्रमुख शासक हुए हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रह वर्मा। ठीक है, मौखरी वंश के प्रमुख जो शासक हुए वे थे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रह वर्मा। मौखरी जो है वह गुप्तों के सामंत थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी और यह मूलतः गया के निवासी थे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ए हरिसेन, बी कल्हड़, सी कालिदास, डी इनमें से किसी में नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिलहाल हर्ष के समय की हमको कुछ सूचनाएं जो है वह कल्हड़ के राजतरंगड़ी में भी मिल जाती हैं। ठीक है, देखिए हर्ष के समय के बारे में अगर हमको विस्तृत सूचना प्राप्त करनी हो तो हमें उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृत हर्षचरित पढ़नी होगी। यानी कि हर्षचरित्र में हमको हर्ष के साम्राज्य और हर्ष के बारे में विस्तृत सूचना मिलती है। वहीं हर्ष से जुड़ी कुछ सूचनाएं हमको कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगड़ी में भी मिलती है, जबकि कालिदास और हरिसेन जो है यह सभी गुप्त काल से संबंधित थे। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त प्रथम का के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हमने ऊपर देखा हर्षचरित पुस्तक जो है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, हर्षचरित में है क्या, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो हर्षचरित में जो है हर्ष और उसके समकालीन शासकों और साथ ही साथ हर्ष के पूर्वजों के जीवन वृत्त का भी वर्णन हमको मिलता है। ठीक है, यानी कि हर्षचरित से हमको वर्धन वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट के जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग, डी थानेश्वर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी कन्नौज। पहले हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी, जिसे कि बाद में हर्ष ने स्थानांतरित करते हुए कन्नौज कर लिया था। ठीक है, यहाँ देखिए चीनी स्रोतों से हमको पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके, और हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी यह निर्णय उपयुक्त था कि वह अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज में कर ले। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो सीधे आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज स्थानांतरित की थी, जहां यह और इसकी बहन राजश्री दोनों साथ साथ शासन सत्ता संभाल रहे थे। नेक्स्ट,
सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी थानेश्वर तथा वल्लभी में, डी वल्लभी तथा प्रयाग में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, एक कन्नौज और दूसरे प्रयाग में। देखिए एक्सप्लेनेशन। अन्य धर्मों से महायान बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदाय के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में, कन्नौज में जो सभा हो रही थी, ठीक है, उसमें सभी 20 देशों के राजा अपने देश के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमिकों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे और इस सभा यानी कि कन्नौज के सभा की अध्यक्षता वेनसांग के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ हर्ष के समय में प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोच्च परिषद कहा गया। ठीक है, महामोच्च परिषद का आयोजन कहाँ होता था? तो प्रयागराज के संगम क्षेत्र में होता था। किसके शासनकाल में होता था? तो यह होता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, कब कब होता था? तो प्रत्येक 5वें वर्ष में होता था। यह सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वेनसांग जो है वह स्वयं इस छठे समारोह में यानी कि इस छठवें महामोच्च परिषद में उपस्थित हुआ था और इस महामोच्च परिषद में उसके द्वारा बताया गया कि 18 देशों के राजा भी सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ए काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या या फिर डी सारनाथ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने या फिर डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती यानी कि दक्षिण की तरफ उसके बढ़ रहे कदमों को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में हरा करके, क्योंकि दक्षिण की तरफ से पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार चाह रहा था और हर्ष तो दक्षिण की तरफ विस्तार चाह रहा था। इस कारण दोनों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया था और युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। और इसके संबंध में पुलकेशिन द्वितीय ने अपने ऐहोल प्रशस्ति में उल्लेखित भी किया है और साथ ही साथ वेनसांग के विवरण में भी हमको इस युद्ध के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, बी विक्रमादित्य द्वितीय, सी पुलकेशिन प्रथम, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं ना हम लोग। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्ष को पराजित किया था। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? ऑप्शन ए 612 ईस्वी, बी 618 ईस्वी, सी 622 ईस्वी या फिर डी 634 ईस्वी। सीधे सीधे आंसर चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है 618 ईस्वी। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेलिंग देख ही ली है। चलते हैं सीधा अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ दुनिया भर की बातें हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। नेक्स्ट, कवि बाण निवासी था? ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का या फिर डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो देखिए, कवि बाण जो है वह बिहार के निवासी थे, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। देखिए, बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे स्थित पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राज देवी था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो कई बार हमने चर्चा की, वेनसांग जो है वह सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, यह लगभग 629 ईस्वी में भारत आया था। देखिए, यहाँ पर हर्षवर्धन के समय की जो सर्वप्रमुख घटना रही वह रही चीनी यात्री वेनसांग का भारत आगमन। ठीक है,
महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने के लिए और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था, और जो उन दिनों भारत में अत्यंत सुलभ या आसानी से उपलब्ध थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने यानी कि ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर ह्वेनसांग के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसको सीयू की कहा जाता है। ठीक है, सीयू की किसका ग्रंथ है? तो किसका ग्रंथ बताइए? ह्वेनसांग का। थोड़ा सा कन्फ्यूजन। कब आया था यह भारत? तो 629 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए फाहयान, बी ह्वेनसांग, सी इत्सिंग या फिर डी तारानाथ? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग या फिर ह्वेनसांग? ह्वेनसांग के दो नाम थे, एक युआन च्वांग या फिर दूसरा था ह्वेनसांग। ठीक, तो युआनचांग या फिर ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा, व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं का शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। ह्वेनसांग अपने पुस्तक सीयू की में बताता है कि जो सड़क थे वह आवागमन के लिए पूर्णतया सुरक्षित नहीं थे, बल्कि ह्वेनसांग भी कई बार चोर और डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। ठीक, तो जब खुद ही फंस चुका था तो जाहिर सी बात है वो क्या ही कहेगा कि जो सड़क थे वह सुरक्षित थे। फिलहाल ह्वेनसांग के अनुसार अपराध तथा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल और विष जैसी दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। यानी कि जो अग्नि में कूद कर, जल में डूब कर या विष को पी करके जीवित रह गया वह निर्दोष, जो मृत हो गया वह दोषी। ठीक है, अब ह्वेनसांग कहता है कि जो व्यापारिक मार्ग थे, जो घाट थे, जो बिक्री की वस्तुएं थी, उन सभी पर कर लगाए जाते थे जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ए ताइसुंग, बी तुंग कुआन, सी कु येन वू या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था और इसी के राज्य का नागरिक भी था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। चीन के पश्चिम में भारत है। ठीक, ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष के लिए वर्ष 629 ईस्वी में प्रस्थान किया और लगभग 13 वर्षों के प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय ह्वेनसांग का स्वागत किया और ह्वेनसांग को अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। ठीक है, थोड़ी सी कहानी है, पढ़ने में और सुनने में अच्छा लगता है और तथ्य भी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र या फिर डी कांची। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ह्वेनसांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नगर था वह था मथुरा और रेशम के कपड़ों के उत्पादन के लिए जो प्रमुख नगर था वह था वाराणसी।
देखिए, चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक का था। वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का जो प्रधान कारण था वह वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया था। बाण यानी कवि बाण भट्ट। ठीक है, यहाँ के निवासी यानी थानेश्वर के निवासी जो थे वह अधिकांशतः व्यापारी थे और विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी और कन्नौज भी वर्धन वंश के शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। नेक्स्ट, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। ए कपास के लिए, बी सन के लिए, सी रेशम के लिए या फिर डी ऊन के लिए। देखिए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्दों का प्रयोग किया जाता था और रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान था वाराणसी। ठीक है, और कपास के सूती कपड़ों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान था वह कौन सा था, तो वह था मथुरा। चिंतामणि भूमि या लाल भूमि किसे कहा गया, तो वह कहा गया थानेश्वर को। किसने कहा, तो बाण ने कहा था, यानी कि बाण भट्ट ने। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध या फिर डी नालंदा। देखिए, वेनसांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, देखिए 637 ईस्वी में वेनसांग जो है वह नालंदा आया, 629 में था, ध्यान रखिएगा। 637 में यह नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ पर यानी कि जब यह वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया तो वहाँ के जो कुलपति थे वह थे आचार्य शीलभद्र, और लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करने के बाद वेनसांग ने योग शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद वह यानी कि वेनसांग बंगाल, उड़ीसा और धान्य कटक होता हुआ कांची पहुँच गया था। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और उसने वहाँ पर व्याख्यान भी दिया था। ठीक है, जैसे आप अपने कॉलेज में दोबारा जाएं कुछ बन करके सिलेक्शन ले करके, तो आप वहाँ पर स्पीच भी देंगे। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वेनसांग पुनः नालंदा गया और वहाँ पर इसने व्याख्यान भी दिया था। नेक्स्ट, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी सी यू की रचना। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण उसकी रचना या फिर उसका यात्रा वृत्तांत सी यू की है। ठीक है, वेनसांग ने की इसी रचना के कारण उसको आज भी भारत में याद किया जाता है, जिससे यानी कि सी यू की से हमको तत्कालीन भारत के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, ए फाहयान, बी सुंगयुन, सी वेनसांग या फिर डी इत्सिंग। यह आपको राजस्थान स्पेशल में देखने को मिलेगा इस प्रकार का प्रश्न। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। ए फाहयान, बी अलबरूनी, सी मेघस्थनीज या फिर डी वेनसांग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग से जुड़ा है सी यू की नामक यात्रा विवरण। नेक्स्ट, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग ए 405 ईस्वी में, बी 635 ईस्वी में, सी 637 ईस्वी में या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इत्सिंग जो है वह चीन से भारत आया था 671 या 72 ईस्वी में भारत की तरफ चला था जब वह युवक था। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में, चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 या 72 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व यानी कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने का निश्चय लिया। चीन जो है, भारत जो है वह चीन के पश्चिम में है। ठीक, तो भारत की ओर भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेले यानी कि इत्सिंग अकेले ही कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होता हुआ भारत आया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग
सुमात्रा होता हुआ इति सिंह वापस चीन लौट गया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ए, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। बी, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला बही। सी, विनिमय पत्र। डी, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विनिमय पत्र, या फिर हुंडी को क्या कहा जाता था? विनिमय पत्र को क्या कहा जाता था गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में, या फिर उत्तर हर्षकालीन समय में वह कहा जाता था हुंडी। ठीक है, यह एक प्रकार का क्रेडिट आप बोल दीजिए, वह होता था, साख पत्र होता था। ठीक है, जिसके माध्यम से उधार में व्यापार किया जाता था और बाद में यह गारंटी दी जाती थी कि इसके बदले आपको इतना नगद दिया जाएगा। ठीक है, तो यह निश्चिंतता दी जाती थी। यहाँ पर इतने बड़े में सिर्फ यही चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। ध्यान रखिएगा, हुंडी एक प्रकार का साख पत्र था जो कि विनिमय का माध्यम हुआ करता था, और वर्तमान का जो विनिमय पत्र है वही प्राचीन काल में उसको हुंडी कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए, फो क्यो की। बी, युन तू। सी, सी यू की। या फिर डी, सिकिया पोनू। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चीनी लेखक भारत के नाम का उल्लेख। पहले से ही चीनी लोग जो है वह नामों को बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी वर्तमान में दक्षिण चीनी सागर के विभिन्न द्वीपों को देखेंगे। देखिए, प्राचीन चीनी लेखों में भारत का उल्लेख युनतु या थियानतु के नाम से किया गया है, और बाद में अपना ऐतिहासिक अधिकार बताने लगते हैं। क्या होगा इनका? चलिए, थियानतु या फिर युनतु कहा गया चीनी लेखकों के द्वारा भारत को। ठीक, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? ए, मुसलमान। बी, कुषाण। इन्हीं दो में से बता दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने जब बौद्ध पढ़ रहे थे तब हमने काफ़ी डिटेल से देखा भी था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था, और यह बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए, नालंदा। बी, उदंतपुरी। सी, विक्रमशिला। या फिर डी, भांजा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार, जो कि उपयुक्त विकल्पों में से है। ठीक, देखिए, दिए गए विकल्पों में से बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्त सामंतों ने नालंदा स्थित गुप्त सामंतों के काल में या गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कुमारगुप्त ने बौद्ध विहारों को दान दिया। उसके बाद बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य गुप्त नामक शासकों ने भी इस नालंदा विहार को दान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में इतना क्या ही सोचना, नालंदा जो है वह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर युग के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ए, कन्नौज। बी, उज्जैन। सी, धार। या फिर डी, देवगिरी। ध्यान दीजिएगा, गुप्तोत्तर युग की बात हो रही है, गुप्त युग की नहीं। ठीक, देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वह था कन्नौज। ठीक है, चलिए देखिए इसका सही आंसर, या आंसर कह रहा हूँ, आंसर तो हो गया, एक्सप्लेनेशन देखिए। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। देखिए, उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बन गया था। इस कारण भविष्य में युद्ध भी हुए थे। ठीक, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ जो कि कथन और कारण के रूप में है, और इसमें कथन ए है
कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आ रहा है कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। आराम से पढ़िए, बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए सामंतवाद जो है आपको पहले ही बताया गया था कि गुप्तोत्तर काल हुआ या फिर गुप्त काल हुआ, वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, गुप्त राजा विभिन्न राजाओं का राजा हुआ करता था, तो इस कारण इनको काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो सामंतवाद का विकास जो है गुप्तकालीन कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता भी बनती गई धीरे धीरे। ये गाँवों के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे और उनसे लगान वसूलते थे। और इसका प्रमुख कारण यह रहा कि जो भूस्वामी था वह मध्यस्थ वर्ग बन गया था और किसान जो थे वह आश्रित हो गए थे अब इन पर। अभी यहाँ पर एक सामंतवाद से संबंधित प्रश्न आएगा जिसमें आप बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो उसी प्रश्न के साथ हम इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कुछ भी दिया भी नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा, चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, या फिर डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दो के दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि चीनी यात्री फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और इसके भारत आने का समय 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक का था। ठीक, किसके? चीनी यात्री फाहियान के भारत आने का समय। वहीं चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और हर्ष जो है वह वेनसांग के मिलने से पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। वेनसांग से भेंट करने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और हर्ष पूर्णतया या पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है। दूसरा, सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। कूट है ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही हैं, डी न तो एक और न ही दो सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। मुल्तान स्थित सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है वेनसांग, आबू जईद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी आदि के द्वारा किया गया था। वहीं जो सांबपुर यात्रा उत्सव है वह सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, कहाँ पर होती है सांबपुर यात्रा उत्सव, जरा कमेंट करके बताइए तो। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। पहला, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और तीसरा, सामंत तथा उसके अधिपति यानी कि राजा के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे कूट का प्रयोग कर आप सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, या फिर डी एक, दो और तीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह
वह है, सॉरी एक सेकंड रुकिए, तो चलिए देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पूरे पूरे प्रश्न को या इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए, सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष ने पहली शताब्दी ईस्वी में बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया था। यानी कि सामंत शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के लिए किया, तो वहीं अश्वघोष ने अपने बुद्ध चरित्र में सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया था। सामंती व्यवस्था का जो अंकुरण या जो शुरुआत हुई थी वह शक और कुषाणों के काल में हुई थी, और राजपूत काल आते आते सामंत जो थे वह समाज में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गए थे। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर के राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही, और इस व्यवस्था ने अपने चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव भी डाला था। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मुगल काल में विभिन्न सामंतों ने जो है वह सत्ता को परिवर्तित भी किया था, या फिर मुस्लिम शासन में विभिन्न सामंत जो है वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, और इनके द्वारा राजा को इतना निर्बल और कमज़ोर कर दिया गया था कि यह जो है सत्ता के राजा को बदलते रहते थे अपने हिसाब से। ठीक है, किंग मेकर बन गए थे ये सब के सब। देखिए, सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता जो है वह अत्यंत निर्बल हो गई थी, और अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतया सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे थे। कुछ राजाओं ने किया क्या कि सेना रखना ही बंद कर दिया और सामंतों की सेना पर निर्भर हो गए। अब जब उन्हें युद्ध या साम्राज्य का विस्तार करने की ज़रूरत होती थी तो दूसरे सामंतों से उनकी सेना को बुलाना पड़ता था। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि राजा जो है वह शक्ति के संदर्भ में सामंतों पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा था। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगे। ये ध्यान मत दीजिए। देखिए, इस समय ग्राम में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ जिसकी अधीनता में निर्धन किसान वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों के ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंत व्यवस्था यूरोपीय सामंत व्यवस्था से भिन्न थी, क्योंकि भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था। अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। चूँकि भूमि पर राजकीय नियंत्रण था भारत में, इस वजह से सामंतों का भूमि पर नियंत्रण हो गया, और जो किसान या जो कृषक थे वह जो है भूमिहीन कृषकों के रूप में कार्य करते थे, या फिर वह अत्यंत निर्बल या निर्धन भी होते जा रहे थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आप इनको आश्रित कृषक भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बार फिर से ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया गया है यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया। बी, उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। या फिर डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज सदैव से ही तीर्थराज रहा है, इसको किसी ने नाम नहीं दिया। देखिए, शंकराचार्य के बारे में कुछ चीज़ें जानिए। देखिए, शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य, प्रच्छन्न बौद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्धों और जैनियों के प्रभाव में आकर के हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था, और इसी को रोकने के लिए शंकराचार्य ने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के कारण शंकराचार्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों का अध्ययन और संकलन करने के लिए शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की, और शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं,
उन 4 मठों की के नाम जिनकी स्थापना शंकराचार्य ने की है उनके विवरण इस प्रकार से हैं। पहला, दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। दूसरा, पश्चिम में गुजरात में द्वारका मठ। तीसरा, पूर्व में उड़ीसा में पुरी। और चौथा, उत्तर में उत्तराखंड में जोशी मठ ज्योतिर्मठ या फिर केदारनाथ। ठीक है। नेक्स्ट, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो केरल के कलाडी गांव में 8वीं शताब्दी में शंकर या शंकराचार्य का जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ए, श्रृंगेरी द्वारका जोशी मठ प्रयाग। बी, द्वारका जोशी मठ प्रयाग कांची। सी, जोशी मठ द्वारका पुरी श्रृंगेरी। डी, पुरी श्रृंगेरी द्वारका वाराणसी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोशी मठ यानी कि ज्योतिर्मठ या फिर केदारनाथ। द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी कर्नाटक में। ठीक, इन चारों धामों की स्थापना या 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? ए, पुरी। बी, द्वारका। सी, मानसरोवर। या फिर डी, रामेश्वर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर जो है वह 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। देखिए, 4 धाम 3 तरीके के हैं। पहला तो एक 4 धाम है जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर आते हैं, जो कि मुख्यतया 4 धाम है। उसके बाद 4 छोटे 4 धाम हैं। ठीक है, छोटे 4 धाम हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं और ये हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक, और आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं वह हैं उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। केदारनाथ या फिर ज्योतिर्मठ या फिर जोशी मठ। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है, सूचियाँ दी हुई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विभिन्न विद्वान हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजाओं के नाम हैं। ए, रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। बी, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन। सी, हरिसेन हर्ष। या फिर डी, दंडी नरसिंह वर्मन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन हर्ष से संबंधित नहीं था, यह समुद्रगुप्त से संबंधित कवि था और इसके द्वारा जो है समुद्रगुप्त से संबंधित कवि एवं संधि विग्रहित था और इसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। ठीक, वहीं हर्ष जो है, हर्ष का जो दरबारी कवि था वह था बाणभट्ट, जिसके द्वारा जो है हर्ष चरित्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट, यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ दरबारी कवि हैं और दूसरी तरफ राजा हैं। आपको इनको सुमेलित करना है नीचे कूट के माध्यम से। ऑप्शन है ए, अमीर खुसरो चंद्रगुप्त द्वितीय। बी, कालिदास समुद्रगुप्त। सी, हरिसेन हर्षवर्धन। डी, बाणभट्ट अलाउद्दीन खिलजी। कूट है ए, 1 2 3 4। बी, 4 1 2 3। सी, 4 3 2 1। डी, 2 4 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 4 1 2 3। अमीर खुसरो जो है वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और संधि विग्रहिक था, जिसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। और वहीं बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसके द्वारा हर्ष चरित्र की रचना की गई थी। ठीक है, फिर से जान लीजिए तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से, हरिसेन समुद्रगुप्त से और बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि सही जोड़ा बनाइए नीचे दिए कूट से उत्तर को चुन करके। एक तरफ जो है विभिन्न राजा दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जगहों या फिर राज्यों के बारे में दिया हुआ है, क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन है ए, भोज उज्जैन। बी, दुर्गावती विदिशा। बी, सी, समुद्रगुप्त धार। डी, अशोक गोंडवाना। कूट है ए, 4 3 2 1। बी, 3 4 1 2। सी, 4 3 1 2। डी, 3 4 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 3 4 2 1। देखिए, भोज की राजधानी थी धार या फिर भोज, राजा जो भोज थे वह धार से संबंधित थे।
रानी दुर्गावती जो है वह संबंधित थी गोंडवाना क्षेत्र से, और समुद्रगुप्त जो था वह संबंधित था दूसरी पेन से, यानी कि समुद्रगुप्त संबंधित था विदिशा से, और सबसे अंत में जो राजा अशोक थे वह संबंधित थे उज्जैन से। पेन कौन सी लूँ यहाँ, सफ़ेद ले लूँ? सफ़ेद नहीं, समुद्रगुप्त अशोक जो थे वह संबंधित थे उज्जैन से। ठीक है, देखिए यहाँ लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। जो राजा भोज थे वह धार से संबंधित थे, रानी दुर्गावती वह गोंडवाना से संबंधित थी, समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित थे, और अशोक जो है वह उज्जैन से संबंधित थे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पूरे लेक्चर का, जहाँ पूछा जा रहा है कि एक तरफ प्रसिद्ध स्थल हैं और दूसरी तरफ उन स्थलों के वर्तमान अवस्थित के बारे में दिया हुआ है, दो सूचियां हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित है। पहला भिलसा मध्य प्रदेश, दूसरा द्वार समुद्र महाराष्ट्र, तीसरा गिरिनगर गुजरात, चौथा स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल 1 और 3 जो है वह सही सुमेलित हैं। बाकियों के बारे में आइए नीचे लिस्ट से देख लेते हैं, सभी के बारे में नीचे लिस्ट से देख लेते हैं। देखिए, भिलसा जो है वह वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, द्वार समुद्रम वर्तमान में कर्नाटक के हलेबीडु क्षेत्र में अवस्थित है, गिरिनगर वर्तमान में गुजरात क्षेत्र में अवस्थित है या गुजरात राज्य में अवस्थित है, वहीं स्थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। अपने अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण कमेंट सुझाव के रूप में हमें देते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद। अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमको कमेंट के रूप में देते रहिएगा। धन्यवाद।